भारतीय इतिहास के पुरोधाओं में कुछ नाम ऐसे हैं जो एक संशय लाते हैं लोगों के मस्तिष्क में। जब कभी चंद्रगुप्त का नाम लिया जाता है तो केवल वो जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य के शिष्य, जबकि चंद्रगुप्त कई हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य। बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जब कहते हैं तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो नहीं है जो विक्रमादित्य वास्तविक हैं जो इन सब के पहले हुए थे। विक्रमादित्य अलग, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य की उपाधि उनको मिली थी। तो आइए हम अलग अलग चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें पहले, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे दूसरे खंड में, विक्रमादित्य की बात करेंगे तीसरे खंड में। तो अभी तो चंद्रगुप्त प्रथम, और ये चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से थे। वह गुप्त शासक घटोत्कच के पुत्र थे। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 के बीच में चलाया था। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिनका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार उन्होंने इलाहाबाद तक किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके इन्होंने आज का पटना, पहले का पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। नाग राजाओं के शासन के बाद गुप्त राजवंश स्थापित हुआ था, जिसने मगध में देश के एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया। इस वंश के राजाओं को हम गुप्त सम्राट के नाम से भी जानते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम राजा श्री गुप्त हुए, जिनके नाम पर गुप्त राजवंश का नामकरण हुआ। उनका लड़का हुआ घटोत्कच। यह वो घटोत्कच नहीं जो महाभारत में चर्चा होता है, यह दूसरे घटोत्कच हैं, जिनका पुत्र यही चंद्रगुप्त प्रथम हुए। 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र का शासक बने। यह घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जो एक प्रतापी राजा थे, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। कभी कभी पहले के राजा अपना विवाह ऐसे भी राजाओं के पुत्रों से करते थे ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो, और यही काम किया इन्होंने। लिच्छवियों की सहायता से इनकी खूब शक्ति बढ़ गई। कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त कर लिया, वहीं की थी, और वह एक शक्तिशाली शासक थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त शासन का विस्तार दक्षिण बिहार से लेकर अयोध्या तक था, और इस राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, अब का पटना। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत बोला गया। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में यह संवत खत्म हो गया, बाद में यह लोपित हो गया। घटोत्कच के बाद महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम हुए। गुप्त वंश के पहले दो राजा केवल महाराज कहे गए, पर चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया। कहीं आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं,
और इससे प्रतीत होता है कि उनके समय में गुप्त वंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, अन्यथा इन्हों महाराजाधिराज की पदवी नहीं मिलती। प्राचीन समय में महाराज विशेषण तो अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिए भी मिलता था, उनके लिए भी प्रयुक्त होता था, पर महाराजाधिराज केवल ऐसे ही राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता था जो पूर्णतः स्वाधीन व शक्तिशाली हो। इसी से प्रमाणित होता है कि अपने पूर्वजों के पूर्वी भारत में स्थित छोटे से राज्य को चंद्रगुप्त ने बहुत बढ़ा लिया था और महाराज की पदवी हासिल की थी। पाटलिपुत्र निश्चय ही चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था और मगध तथा उत्तर प्रदेश के बहुत से प्रदेशों को जीत लेने के कारण चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत ही विस्तार पा चुका था और इन्हीं विजयों और राज्य विस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त ने जो चलाया था नया संवत। अब आइए, मगध के उत्तर में लिच्छवियों का जो शक्तिशाली साम्राज्य था, चंद्रगुप्त ने उनके साथ मैत्री और सहयोग का संबंध स्थापित किया। कुषाण काल के पश्चात इस प्रदेश में सबसे प्रबल भारतीय शक्ति लिच्छवियों की ही थी। कुछ समय तक पाटलिपुत्र भी उनके अधिकार में रहा था, किसके? लिच्छवियों के। लेकिन लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त किए बिना चंद्रगुप्त के लिए अपने राज्य का विस्तार कर सकना यह संभव नहीं था। और इस सहयोग और मैत्री भाव को स्थिर करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, चंद्रगुप्त ने लिच्छवि कुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और कुमार देवी लिच्छवि राजा की पुत्री और उनकी उत्तराधिकारी भी थी। इसलिए चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो जाने के बाद गुप्त राज्य और लिच्छवि गण मिलकर एक हो गए। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उनका अपना और कुमार देवी दोनों का नाम भी एक साथ दिया गया है। इससे यह भली भांति स्पष्ट होता है कि लिच्छवि गण और गुप्त वंश का पारस्परिक विवाह संबंध बड़े महत्व का था और इसके कारण इन दोनों के राज्य मिलकर के एक हो गए थे और चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का सम्मिलित शासन इन प्रदेशों पर जम गया, प्रभुत्व हो गया। श्री गुप्त के वंशजों का शासन गंगा के साथ साथ, मैंने बताया है कि प्रयाग तक व मगध तथा अयोध्या तक था। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण किया और 330 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके बाद हुए चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो इनके पुत्र थे, और समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को इन्होंने भी बहुत बढ़ा लिया। संभवतः महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम, जो बंगाल से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या और प्रयाग तक के विशाल प्रदेश के स्वामी थे और लिच्छवियों के सहयोग से ही इस पर अबाधित रूप से शासन करते थे, इस प्रतापी गुप्त सम्राट का संभावित शासनकाल 350 ईस्वी तक था।